नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपको पता है कि हमारे देश में 5 राज्यों के चुनाव हुए थे। आज तेलंगाना का चुनाव था, तो आज शाम को चुनाव खत्म होते ही एग्जिट पोल आए। इन 5 राज्यों के एग्जिट पोल, हालांकि ये साबित नहीं है कि इसका असर लोकसभा के चुनाव में होता है, लेकिन थोड़ा सा लोगों का जो मूड है उससे उस मूड को भापा जा सकता है। तो ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उनमें मिज़ोरम, जहाँ क्षेत्रीय दल सरकार बनाएंगे, वहाँ बीजेपी और कांग्रेस अच्छी स्थिति में नहीं है। तेलंगाना में भी क्षेत्रीय दल बीआरएस और कांग्रेस के बीच में सीधे सीधे मुकाबला है, लेकिन एग्जिट पोल से ऐसा लगता है कि वहाँ कांग्रेस और बीआरएस के बीच में बहुत कम अंतर रहेगा, लेकिन सरकार बीआरएस बना सकती है। और जो के चंद्रशेखर राव हैं, उनकी वहाँ जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता वो मेंटेन उन्होंने की हुई है। कांग्रेस का जो वहाँ हिसाब किताब कम हो गया था, उनको थोड़ी सी बढ़त मिलेगी। सरकार वो बना पाते हैं या नहीं, इसकी जानकारी हमें 3 दिसंबर तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा सीधा मुकाबला है और बहुत ही कड़ा मुकाबला है। उसके बावजूद भी कांग्रेस को अपर हैंड लगता है। हालांकि बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि उनका छत्तीसगढ़ में सीधे सीधे सरकार बनाएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं, उन एग्जिट पोलों में तस्वीर कुछ और लगती है। और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि वहाँ मुकाबला तो है, लेकिन आखिरी दिनों में कांग्रेस पिछड़ गई थी और वहाँ बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहाँ शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और आरएसएस का संगठन, इन तीनों ने मिलकर ज़बरदस्त कम बैक किया है। क्योंकि वहाँ लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी और वहाँ सत्ता पलट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जो आपस में जो राइवलरी थी, उसका भी कांग्रेस को नुकसान हुआ है। अलबत्ता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की ज़बरदस्त रैलियाँ हुई थी। उन रैलियों में ऐसा लगता है कि वो शायद वोट में ज़्यादा कन्वर्ट नहीं हो पाए। राजस्थान में भी सीधे सीधे मुकाबला है। कुछ जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं और कुछ कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। मोस्टली वहाँ पर जो लग रहा है, शायद कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हो जाए। और उसका जो, अगर ऐसा होता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होगा कि बीजेपी ने इस बार मुख्यमंत्री का दावेदार किसी को नहीं बनाया था, और वसुंधरा राजे के पक्ष में जो हवा थी वो बीजेपी उसको भुनाने में असफल रही, क्योंकि बीजेपी ने उनको सीएम का कैंडिडेट घोषित ही नहीं किया। तो ये एक माइनस पॉइंट बीजेपी के लिए है। तो देखते हैं 3 अगस्त को क्या होगा, 3 दिसंबर को। और 4 दिसंबर से संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले 3 तारीख को हमें सब कुछ चीज़ें हमें साफ साफ नजर आएंगी। इसका हम थोड़ा सा और एनालिसिस करें कि जो राजस्थान है, बेसिकली उसमें अशोक गहलोत ने जो मेहनत की है, और उन्होंने तो अब ये भी कह सकते हैं कि अशोक गहलोत है, उन्होंने जब उनको अध्यक्ष बनाया जा रहा था कांग्रेस का, तो उन्होंने मना कर दिया था सीएम बनने के लिए। तो इसलिए उन्होंने बहुत ताकत लगाई, 6 महीने से उन्होंने ताकत लगाई। और सचिन पायलट से जो उनके थोड़े से मतभेद थे, उन मतभेदों को भुलाने की उन्होंने कोशिश की और सचिन पायलट को अपने साथ ले लिया, तो उसका उनको बेनिफिट मिला। फिर उन्होंने अनेक जो उनकी घोषणाएं हैं, उन्होंने घोषणाएं की, और पब्लिक के बीच बिल्कुल वो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से पब्लिक के बीच चले गए थे। और बीजेपी का जो माइनस पॉइंट है, वो मैंने आपको बताया कि वहाँ इन्होंने किसी को मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार नहीं बनाया, जबकि स्वाभाविक तौर पर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री की दावेदार थी, लेकिन पार्टी ने उनको घोषित नहीं किया। और उसका खामियाजा मुझे लगता है कि अगर बीजेपी हारती है तो उसका खामियाजा पार्टी के शीर्ष नेताओं पर रहेगा, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाया। मध्य प्रदेश में भी पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाया है, लेकिन वहाँ शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं हैं उनका बड़ा बेनिफिट बीजेपी को मिल रहा है। और वहाँ संगठन आरएसएस का बहुत मजबूत है, जो हिंदुओं की प्रयोगशाला है मध्य प्रदेश, तो इसलिए हिंदू निश्चित तौर पर एकजुट हो गया। और वहाँ मुस्लिम इस स्थिति में नहीं है
कि वहाँ वोट को प्रभावित कर सके, यानी चुनाव को प्रभावित कर सके। तो इसका फ़ायदा वहाँ आरएसएस बीजेपी को मिलता है सीधे सीधे। तो फिर इन्होंने इस बार जो बड़े बड़े नेता उतार दिए थे, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा था, प्रहलाद पटेल को उतारा था, तो बड़े बड़े नेताओं को, जो मंत्रियों को उतार दिया था, और तो उसका बेनिफिट भी पार्टी को मिलेगा। हालांकि उसमें एक बार बीच में जो कुछ वीडियो आए थे और उसमें नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की जो डीलिंग दिखाई गई थी, वो कैसे डील कर रहा है पैसे को लेके, वो एक माइनस पॉइंट था। तो जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार कहें हम कि जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, तो क्या पता, हो सकता है कि उनके बेटे के कारण उनकी जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी है शायद वो खतरे में पड़ जाए। छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर जो बीजेपी का वहाँ चेहरा है वो डॉक्टर रमन सिंह ही है। हालांकि पिछली बार तो रमन सिंह को उन्होंने दावेदार नहीं बनाया था, इस बार भी दावेदार नहीं बनाया, पर वहाँ सेकंड लीडरशिप नहीं है। और एक बार तो मतलब हम 2019 लोकसभा की बात करें, चाहे 2018 की विधानसभा की बात करें, बीजेपी ने सारे लीडर बदल डाले थे। तो वहाँ सेकंड लीडरशिप खड़ी नहीं हुई है। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि वहाँ के कैसे देखें, कैसे वहाँ लोगों को पता लगेगा। तो मिज़ोरम में जो मिज़ो नेशनल फ्रंट है उसको 15 से 21 सीटें मिलेंगी। जेपीएम को 12 से 18 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 208 सीटें मिल रही हैं। और छत्तीसगढ़ में जो टीएस सिंहदेव हैं, वो कह रहे हैं कि मतदाताओं का फैसला है वो हमें स्वीकार है, विश्वास है कि कांग्रेस को 60 सीटें मिलेगी। और 5 साल का जो अनुभव कड़वा रहा है, आला कमान जो फैसला करेगा वो मंजूर होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सिंहदेव है, और सिंहदेव सीधे सीधे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है उन पर सवाल उठा रहे हैं। और सवाल क्योंकि सीएम तो उन्हीं को बनना था, सिंहदेव को ही, लेकिन पार्टी ने भूपेश बघेल को बना दिया था। तो तब से वो एक किनारे थे। बाद में अभी 6 महीने पहले ही उनको डिप्टी सीएम बनाया है। तो कुल मिलाकर 3 दिसंबर को इस पर वोटिंग होनी है। और ये जो छत्तीसगढ़ की 90 सीटें हैं, उनमें से बीजेपी को 58 सीटें दिखा रहे हैं और कहीं पर कांग्रेस को 58 सीटें दिखा रहे हैं। तो कड़ा मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस का अपर हैंड दिखा रहे हैं। और मित्रों, ये तो पॉलिटिकल खबर हो गई, एग्जिट पोल की बात ही हो गई, लेकिन एग्जिट पोल पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते, एक ट्रेंड सा इसको देखते हैं। लेकिन जो असली जो तस्वीर हमारे सामने आएगी वो 3 दिसंबर आ गई, स्वाभाविक सी बात है। मित्रों, आज प्रधानमंत्री ने विकसित भारत यात्रा को संबोधित किया और एक उन्होंने नई लाइन खींची। आज उन्होंने कहा कि 4 अमृत है, नारी है, युवा है, गरीब है, ये हमारे नई जातियां हैं। यानी जो देश में कहीं ओबीसी की गणना की बात चल रही है, कहीं हमारी जो ये धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आरक्षण की बात चल रही है, तो उन्होंने कहा कि ये जो 4 पॉइंट हैं, नारी है, युवा है, गरीब है, और वो लोग हैं जो, जैसे हम कहें कि जनजातीय लोग हैं, इनका अगर विकास होगा तो देश का विकास होगा। और यही जाति है, देश की यही 4 जातियाँ हैं, और इन 4 जातियों को हम इनका ही विकास करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री ने आज बहुत स्पष्ट कहा। यही बात आरएसएस भी कहती है कि देश को जाति और धर्म बांट रहा है, तो हम सब हिंदुस्तानी हैं। और जब 2015 के जो विधानसभा चुनाव थे, उसमें जब संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो उसके बाद बहुत बवाल हो गया था और बीजेपी चुनाव हार गई थी। लेकिन उन्होंने वही बात कही जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, कि हम जाति पर नहीं जाते हैं, और जाति होनी भी चाहिए। जाति के नाम पर देखिए देश कितना बंट रहा है। तो वही बात आज प्रधानमंत्री ने क्लियर करी कि हमारे लिए जाति, जो हमारी एथनिक जातियाँ वो नहीं है, बल्कि नारी हमारे जो युवा हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, उनकी सेवा करना, उनको काम देना और उनका उत्थान करना ही लक्ष्य है। और यही जातियाँ हैं। इन 4 जातियों को आप अपग्रेड कर दो
इनका उत्थान कर दो तो देश विकसित हो जाएगा। मित्रों, आज जो हमारी जो डिफेंस सर्विसेज है, तीनों सेनाएं हैं, उनके लिए जो सामान आता था, उस सामान का अक्सर और ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों से आता था। तो अब भारत ने कहा कि हम स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की तरफ जाएंगे। तो उसी तरफ कदम बढ़ाते हुए आज भारत ने करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए के तेजस जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जहाज़ है, उनको ख़रीदा। और जो हमारे जो हेलीकॉप्टर हैं जो इंडियन मेड के, उनको ख़रीदने की परमिशन आज अनुमति दे दी है 2.5 लाख करोड़ की। और उससे एक तो हमारा जो भारत का रक्षा उत्पाद निर्माण क्षेत्र है उसको बढ़ावा मिलेगा, और दूसरा जो हमारी आत्मविश्वास है, हमारे डिफेंस हम काम कर सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री ने तेजस में उड़ान भरी थी, इसका मतलब ये सेफ है, देश की रक्षा करने में सक्षम है। और मित्रों, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिन पर फिर हम कभी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर आज यही है। तो बने रहिए और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए मुझे। अगर कोई आपको कोई सब्जेक्ट में बात करनी हो तो बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।